Let's start. Today we will be starting with certain announcements और उसके बाद जो है we will talk about Z transform. Z transform में ही there is something important that is called region of convergence और ROC जिसके लिए word use करते हैं that is actually अगर आप लोगों ने ज़ाहिर है लैप्लास की हुई है तो यू वुड हैव एन आइडिया कि ROC जो है उससे क्या होता है. सो इट इज़ सिमिलर टू लैप्लास. ROC जो होता है, इसके अलावा हम वी विल टॉक अबाउट आइगन फंक्शंस ऑफ LTI सिस्टम्स, जी ट्रांसफॉर्म की कुछ हम एग्जांपल करेंगे और कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन किसी ने कल लास्ट टाइम जो है वो मुझे क्वेश्चन पूछा था तो उसके लिए छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैंने वो की हुई है विच विल गिव अस इंट्यूशन के बेसिकली कॉन्वोल्यूशन जो है वो कम्यूट क्यों करती है और कोरिलेशन कम्यूट क्यों नहीं करती. तो अगर हमें टाइम मिला तो वी विल डू दैट और अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो आई विल जस्ट अपलोड द स्लाइड्स और आपको एंड में जो है वो एग्जांपल नज़र आ जाएगी. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के जो है वो कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन में जो है वो कम्यूट ना करना और करना जो है वो किस वजह से होता है. जस्ट एग्जांपल से जो है इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि क्या हो रहा होता है. अच्छा, अनाउंसमेंट में एक तो कल आपका क्विज है 4:30 to 5 PM. कंटेंट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ मैं पहले लेक्चर से रिपीट कर रही हूँ. दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू दिस कि आपके अगर असाइनमेंट क्विजेस अपलोड नहीं हो रहे और आप मुझे ईमेल करते हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप ईमेल मुझे करेंगे तो आई विल डिटेक्ट सम मार्क्स नो मैटर आपका क्विज है या असाइनमेंट है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के यू शुड स्टार्ट टू ट्राई टू अपलोड बिफोर द डेडलाइन इटसेल्फ अराइव्स. ठीक है, आप लोग मोस्टली जो है आई हैव रियलाइज के क्विजेज में भी जो है वो एंड तक काम करते रहते हैं और 2 मिनट पहले अपलोड करना शुरू करते हैं. दैट इज़ नॉट द राइट थिंग. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि डोंट सेंड मी ईमेल ऑन ऑफिशियल IST ईमेल एड्रेस. ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है वो ईमेल एड्रेस बताया हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट डे. दिस इज़ द ईमेल एड्रेस और दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ. द रीज़न इज़ नॉट कि मुझे कोई इस तरह का इशू है, बट जो ईमेल एड्रेस IST का इट हैज़ अ वेरी 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 स्मॉल कैपेसिटी. तो कोई भी अटैचमेंट्स आती हैं तो वो मोस्टली मुझे रिसीव ही नहीं होती. ठीक है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं और समथिंग लाइक दिस. तो आप लोग जो है वो एंड देन उसकी वजह से जो है वो मेरा मेल बॉक्स जो है वो अगर आ भी जाती है तो मेल बॉक्स फ़ौरन का फ़ौरन फुल हो जाता है और मैं फ़ौरन चेक तो नहीं करती. सो आई जस्ट कैन नॉट कीप दैम इन द मेल बॉक्स. सो बजाय इसके कि मैं उसको फिर कहीं और डाउनलोड करके रखूँ एंड देन इट विल बिकम डिफ़िकल्ट. सो यू शुड send it to this email. इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है एंड देन दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू फॉर स्टूडेंट्स. तो मुझे ये पता है कि उसमें कोई और मुझे नहीं मिलता, तो आई हैव रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. तो काइंडली इस चीज़ को जहन में रखिए. आप लोगों में से अक्सर लोग जो है वो IST का ईमेल एड्रेस कहीं से देख लेते हैं एंड देन यू सेंड असाइनमेंट्स एंड क्विजेज. बहुत हैवी ईमेल्स आती हैं विच एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं डिलीट भी नहीं कर सकती और रख भी नहीं सकती बिकॉज मेल बॉक्स जो है वो बहुत छोटे साइज़ का है. ठीक है, एंड आई विल नॉट रिमाइंड यू ऑफ दैट अगेन. मोस्ट प्रॉबली आइंदा से बस मैं डिलीट कर दिया करूँगी. सो इफ़ यू वांट एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग ऑन MS Teams. अगर आप में से जो है वो 70-80% लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट कीप सम टाइम इन योर हैंड. अदरवाइज मैं मार्क्स ज़रूर डिटेक्ट करूँगी. आई एम नॉट श्योर कि मैं कितने मार्क्स डिटेक्ट करूँगी, बट आई विल डिटेक्ट मार्क्स. और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस ईमेल के अलावा कहीं और भेजते हैं तो आई विल जस्ट डिलीट विदाउट ओपनिंग दैट ईमेल. ओके जी मैम यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वेडनेसडे को 7 मार्च 4 लिखा हुआ है, लेकिन March 3 है वेडनेसडे. ओके चलें, सॉरी March 3 है. ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. चलें जी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जी ट्रांसफॉर्म. लास्ट टाइम जो है वो हमने थोड़ा सा ये चीज़ तो डिस्कस की थी कि हमें जी ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है. एंड जिस तरह देखें कोई भी ट्रांसफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्म्स आर समथिंग दैट हेल्प अस इन figuring out some
aspects of the signals or the systems which may not be that much obvious in time domain, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं मोस्टली अभी एटलीस्ट इस कोर्स में जो है वो टाइम डोमेन हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है और टाइम के ही सिग्नल्स की हम बात कर रहे होते हैं, या इवन टाइम की ना भी करें, अगर आप स्पेस की भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस की हम बात कर लेते हैं, तो इन बोथ ऑफ दोज केसेस हमारे पास जो स्पेस के टाइम में सिग्नल्स हैं उससे आप लोगों को ये आइडिया है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स निकालना चाहते हैं तो जस्ट बाय लुकिंग एट दैट आपको अगर ये आइडिया हो भी जाए कि हाई या लो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एग्जैक्टली क्या फ्रीक्वेंसी है वो आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए यू गो इन द फोरियर डोमेन। सिमिलरली देयर आर सर्टन थिंग्स जो जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं LTI सिस्टम्स का, तो समटाइम्स it may not be possible directly from a time domain, or if it is possible it is something which is maybe very difficult to do. On the other hand अगर आप Z transform domain में जाते हैं तो things become comparatively easier, but जो time सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक हैं जाहिर है वो जी में आपको नहीं मिल रही होती। सो द थिंग इज कि जब भी हम किसी भी ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, नो मैटर फोरियर है, जी है, आप आगे जाके देखेंगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म होते हैं, साइन ट्रांसफॉर्म होते हैं, वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, देयर आर सो मेनी ट्रांसफॉर्म्स जो कि आपको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिलेंगे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एवरी ट्रांसफॉर्म हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बेस पे आप एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट का काम ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जिस आप डोमेन में बात कर रहे हैं। सो यू आर जस्ट चेंजिंग द डोमेन्स, you are changing the domain in such a way you are getting the information of one specific aspect in one transform better than whatever you can do in time domain. तो ओके, सो Z ट्रांसफॉर्म के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, लेट्स सपोज कि इफ वी हैव अ सिग्नल, ये क्या हो रहा है, ओके, इफ वी हैव अ सिग्नल x of n और इसका हम अगर Z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, वी विल हैव x ऑफ Z से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज़ एक्चुअली समवट सिमिलर टू द फॉर्मूला जो कि हमें ऑलरेडी फोरियर का भी पता है, लेकिन जिस तरह उस दिन भी मैंने बताया था कि Z ट्रांसफॉर्म इज़ एक्चुअली अ सुपर सेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। हम आगे जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे एंड वी विल सी के Z में देयर आर सर्टन सबसेट ऑफ सिग्नल्स या सिस्टम्स के जिसमें आप फोरियर ले सकते हैं, बाकी जो है उनको फोरियर पॉसिबल नहीं होता। सो इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें जो Z यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरिएबल इन कॉम्प्लेक्स डोमेन, ठीक है। सो इसको हम या तो पोलर फॉर्म में ER/EJ थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें तो इट कैन बी रियल ऑफ Z प्लस इमेजिनरी ऑफ Z and J times imaginary of Z, ठीक है। एंड वी नो हाउ टू गो फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, वो वाली जो चीज़ है वो आपने की है, पहले भी की हुई है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वी विल एक्चुअली डू इट अगेन। बट द पॉइंट इज़ कि जब आप Z ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं किसी भी सिग्नल का, उस केस में there are number of things that you need to do while computing that Z transform. एक तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से जो है वो x of Z कंप्यूट करना है जब भी आपके पास x of n मौजूद है। इसके बाद you will always be asked to plot it, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन जो है वैल्यू की, that is not enough to compute the Z transform. So और प्लॉट हम किस तरह से करते हैं, प्लॉट में जो है हमारे पास एक रियल एक्सेस है, एक इमेजिनरी एक्सेस हो सकता है, होता है, एंड देन वी नो कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी, पोलर फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी विल हैव अ वेक्टर, ठीक है। ये ओमेगा, ये थीटा, ये एंगल है, और ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ r होगी, और इसकी जो टिप होगी वेक्टर की, दैट इज एक्चुअली द Z विच इज़ इक्वल टू R/EJ थीटा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि यू विल ऑलवेज नीड टू प्लॉट दिस Z ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट हम हमेशा प्लॉट करेंगे, विच वी विल सी लेटर ऑन के वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ यूनिट सर्कल। एंड यूनिट सर्कल सिंपली क्या है, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, एंड इट इज़ एक्चुअली maybe it doesn't seem that symmetric to you now, लेकिन इसका जो है वो सेंटर ओरिजिन जो है वो 0 है, और इसका जो रेडियस है वो 1 है, विच मीन्स के ये
आपके पास कोऑर्डिनेट्स में जो है -1 से 1 ऑन एक्स एक्सिस या रियल जी एक्सिस एंड इमेजिनरी जी एक्सिस दोनों के ऊपर है. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, अगर आपको फ्यूचर में जी ट्रांसफॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आता है या आपको जी ट्रांसफॉर्म कहीं पे भी यूज़ करना होता है, सो दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग. आप जो है वो प्लॉट भी करेंगे और प्लॉट में यूनिट सर्कल के अलावा देयर इज समथिंग एल्स जो कि हम हमेशा प्लॉट करते हैं, विच वी विल सी इन अ बिट. लेकिन इसके बगैर आपका जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता. Another thing is कि प्लॉट जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं, नॉट ओनली इन जी डोमेन, हमेशा याद रखें कि प्लॉट में एक्सेस के जो आप इट मैटर्स कि आपके डिफाइन करें कि जो एक्सेस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यू शुड बी, यानी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ नॉट इनफ. आप अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि जी प्लॉट और ये सर्कल बना के रख दिया. दिस इज़ नॉट ऑब्वियस कि ये सर्कल इज़ अ यूनिट सर्कल. दिस इज़ नॉट ऑब्वियस कि आपका जो है इसमें से एक्स रियल एक्सेस क्या है, इमेजिनरी एक्सेस क्या है. मे बी आपके जहन में हो, लेकिन ये कि जब तक पेपर पे नहीं होता यू विल लूज मार्क्स. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. एंड अगेन प्लॉट का आपको मतलब पता होना चाहिए कि प्लॉट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट प्लॉट इज़ रिप्रेजेंटिंग, यू शुड इंक्लूड दिस. ओके, सो in addition to magnitude, one another thing जो कि z transform में हमने ज़रूर करनी होती है, that is actually called region of convergence. अच्छा, आप लोगों ने जब लैप्लास की थी, did you talk about ROC या region of convergence in the case of Laplace transform? जी, Yes, ma'am. anyone? Okay, so what was ROC for Laplace? मैम वो ट्रांसफॉर्म पे डिपेंड करता है ना कि जो आपका ट्रांसफॉर्म होगा उसके हिसाब से रीजन ऑफ हाँ जी. कन्वर्जेंस ओके, फाइंड लेकिन होगा. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि व्हाट, मतलब उस रीजन में व्हाट वुड हैपन विद द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर रीजन. ये चलें, लैप्लास को छोड़ दें. वैसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि कोई चीज कन्वर्ज कर रही है अपने. जी जी बोलें. मैम जो चीज मिल रही होती है लाइक एक पॉइंट पे. हाँ, ओके ओके ओके, मतलब आई गेस कि पार्शली जो यू आर राइट और मे बी यू आर ट्राइंग टू से द राइट थिंग. एनीवन एल्स, बट डज इट मीन बाय, आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म की कन्वर्जेंस वगैरह को डिस्कस किया था जब आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा था? तो मैम इसका शायद यही मतलब है कि जिस डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है वो उसका एक रीजन होता है, कन्वर्ज करता है उस रीजन में. जी, तो तो कन्वर्ज करने का मैं ये पूछती हूँ कि कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस से क्या मतलब लेते हैं? मैम एक पॉइंट पे एक स्पेसिफिक वैल्यू पे अप्रोच करके उस पे वैल्यू क्या हो जाती है? एक कांस्टेंट हो जीरो जाता हो है. जाती है. जीरो हो जाती है. ओके, एनीवन एल्स? डज इट ऑलवेज गोज टू जीरो? मैम कन्वर्जेंस का मतलब ये होगा मैम वो कि अगर अप्रोच कोई कर इंटेग्रल है तो वो किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करे तो वो कन्वर्जेंस हो जाएगी उसकी. ओके ओके, वेरी गुड. ठीक है, कन्वर्जेंस जो बेसिकली है, देखें हम बल्कि इस कोर्स में भी, अब बेशक अगर हमें पुराना नहीं भी याद तो इट डजंट मैटर, बट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हमने ये देखा है कि हमारे पास जो है, आप लोगों ने वो एक लेक्चर जो था मैम आमना वाला वो अटेंड भी किया होगा और उसमें आपने ये देखा था कि जो इम्पल्स रिस्पांस है उसको कन्वर्ज करना चाहिए अगर आप एलटीआई सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल. सो द थिंग इज कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर मैं एक ये वाला बनाती हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि दिस इज एक्चुअली अ सिग्नल x of n which is e raised to the power n है, something and या r raised to the power n कर देते हैं, not e raised to the power n. So let's suppose that this is r raised to the power n and this is n and r is greater than 1. So this is actually something which is increasing. So if I ask you कि summation of all the values of r आप करें तो you will say कि it will not converge because of the reason कि जब ये infinity तक चलती ही चली जा रही है, n जितना बड़ा होता चला जाएगा उसी तरह से r की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी.
एंड सो दिस इज अ डाइवर्जेंस सीक्वेंस इन द सेंस कि आपके पास वैल्यूज जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं. एंड देन सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए यू हैव टॉक अबाउट दिस थिंग कि हाँ एच ऑफ एन जो है उसका कन्वर्ज करना ज़रूरी है, या उसका जो समेशन है उसकी तमाम वैल्यू को जो है इट हैज़ टू बी लेस देन इन्फिनिटी. सो इट मीन्स कि कन्वर्जेंस मैटर्स. ठीक है, स्टेबिलिटी के एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जेंस मैटर्स अ लॉट. और कन्वर्जेंस के लिए जो है अगेन वी जस्ट नीड टू सी के आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है. सिमिलरली अगर फर्ज करें कि यही वाला प्लॉट है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू प्लॉट, बट इन दिस केस अगेन दिस इज आर ऑफ एन बट आर इज लेस देन 1. तो इन दैट केस वी नो कि अगर हम ये करते हैं तो इट विल हैव सम वैल्यू विच इज लेस देन इन्फिनिटी. सो यू विल से कि जी दिस इज अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस. या अगर सिस्टम की आउटपुट है तो सिस्टम जो है वो आपका स्टेबल है. अगर एच ऑफ एन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेबल है बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपका एच ऑफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है. इन अदर वर्ड्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है, अगर हम जी ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज द रीजन वेयर आर जी ट्रांसफॉर्म इज फाइनाइट. ठीक है, या सिंपली जो है वो हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं, सॉरी नॉट जी, एक्स ऑफ जी. ठीक है, अगर मैं x of n की बात कर रही हूँ और उसको मैं okay, so let me actually write it here. So what I am saying is we are actually talking about this thing कि हमारे पास जो सीक्वेंस था वो x of n है और उस x of n by definition this is x of z. So the region of convergence would be the region जहाँ ये वाली condition fulfill हो रही है, which means कि आपके पास जो है x of z का जो absolute value है that is less than infinity. And it what does it mean? अगर मैं फॉर्मूला में लगाती हूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि I am saying कि n from minus infinity to infinity x of n 0 raised to the power n whole जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है या लेस देन इन्फिनिटी हो जाए. ठीक है, ये दिस इज द कंडीशन दैट वुड एंश्योर कि जो भी रीजन है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, आगे हम जाके बात करते रहेंगे, जिस तरह हम स्टेबिलिटी वगैरह की बात करेंगे, कॉजालिटी, तो वी विल सी के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से बहुत सी चीज़ें लिंक्ड हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट फाइंडिंग द रीजन जिसमें आपके पास एक्स और जी कन्वर्ज करेगा, विच मीन्स कि वो इन्फिनिटी तक उसमें नहीं जा रहा होगा. ओके, अब पिछली स्लाइड पे आई जस्ट रोड के हम एक्स और जी को मैं ई जे आर ई जे थीटा के साथ भी लिख सकती हूँ, थीटा लिख दें, ओमेगा लिख दें, डजेंट मैटर. सो इसका मतलब है कि दिस थिंग आई कैन राइट इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन r raised to the power minus n e minus j theta n. Okay, and this would be less than or equal to minus infinity to infinity x of n r minus n माइनस जे थीटा एन. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या फैक्ट यूज़ किया हुआ है कि अगर आप दो नंबर्स को सम करते हैं, मैंने सिर्फ सम को बाहर निकाला है. ठीक है, तो अगर आप दो नंबर्स को ऐड करके सम कर रहे हैं, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव ना, हमें ये नहीं पता कि वो जो है नंबर्स वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. तो जो भी आपके पास रिजल्ट आ गया, अगर तो दोनों पॉजिटिव थे तो जाहिर है कि रिजल्ट वुड बी सेम एज आपने अलग अलग दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड किया है. लेकिन अगर एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था तो वी कैन सी के a प्लस बी जो है दैट वुड बी लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b. सो दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो. तो यहाँ से जो है वो हमने, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सो व्हाट वी आर जस्ट डूइंग इज कि हम समेशन को बाहर निकाल रहे हैं और अब हम जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के जो वैल्यू है वो ये इसके इक्वल आ गई. ओके, नाउ another question. अब हम मेरे पास इसका मतलब है कि in order for x of z, in order for the z transform to converge, x of z should be less than infinity. और जो मेरे पास equation आ गई है that is actually equal to minus infinity to infinity x of n r raised to the power minus n e minus j theta n. Okay. Who will tell me how will we make sure कि ये चीज़ less than infinity हो?
can I do to make sure कि this is less than infinity? एनर्जी फाइंड करेंगे. Okay. Okay. अच्छा सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि what will be the value of E minus J theta n का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? इसको कॉस और साइन की फॉर्म में लिख के ना और जल्दी से, मेरा ख्याल है इट शुड टेक 10 सेकेंड्स कि इसको बताइए मुझे कि इसकी जो व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. या अगर थीटा से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ओमेगा भी कर सकते हैं. इट डजंट मैटर. हाउ कैन आई राइट दिस थिंग? ओके चलें, कॉस और साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये तो बता दें. cos omega n ओके minus जी. j ओके sin sin omega. omega. Okay, good. Okay, so what will be the magnitude? जी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, so कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? जी जी बोले. जो आपको पता है वो सही पता है. ओके आई नो कि आप लोगों को पता है, सो जस्ट डोंट हेजिटेट. 1 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा n प्लस sin स्क्वायर ऑफ ओमेगा n विच इज इक्वल टू 1. ओके सो इसका मतलब है कि सिंपली मैं इसको तो ड्रॉप कर सकती हूँ ना, बिकॉज इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ z. चलें अब थोड़े से हमारे पास टर्म जो है वो कम हो गई है. अब मुझे बताइए कि अगर मैं ये समेशन ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज हैं गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और इस फॉर्म में है, सो अगर आप तो इसका क्या मतलब है कि इफ व्हाट वी वांट दिस टू बी, सो ओवरऑल व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये वाली जो चीज है, दिस होल थिंग, ठीक है, कि समेशन ऑफ x ऑफ n r is to the power minus n, इसका मैग्नीट्यूड दिस शुड बी लेस देन इंफिनिटी, ओहो सॉरी, in the region of convergence. And when we will find, जाहिर है कि लेस देन इन्फिनिटी जो है इसका होना डिपेंड करेगा कि आपके पास x ऑफ n कहाँ है, समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आप उसको किस तरह से जो है वो सम अप कर रहे हैं. लेकिन मेरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि what is the thing on which you have control in this expression, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि अच्छा हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे कर दें या इस चीज़ को जो है वो चेंज कर दें तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास कन्वर्जेंस हो जाएगी, ठीक है. या इन अदर वर्ड्स दो टर्म्स है ना नजर आ रही है कि x ऑफ n है और r है, तो आप जी R जो है इसको हम चेंज हाँ r को देखिए, बिकॉज द थिंग इज कि आपके पास x ऑफ n इज समथिंग दैट इज गिवन टू यू. ओके x ऑफ n के ऊपर काइंड ऑफ आपका कंट्रोल नहीं है क्योंकि सिग्नल आपको मिला हुआ है. अगर सिस्टम की बात करें तो इनपुट आपको मिला हुआ है. लेकिन if you want the summation of this whole thing to be less than infinity, तो somehow जो region of convergence हम निकालेंगे उसमें we will have some condition that would be dependent on this particular value of r, because we will actually see कि x को अभी हम examples करेंगे तो उससे ये चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा clear हो जाएगी कि what I am talking about. But just by looking at, because of the thing कि आप लोग ज़ाहिर है engineering में हैं, you have done so many mathematical courses also, you need to try to understand the mathematics के पीछे जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है या इंट्यूशन है या जो मतलब है वहाँ पे, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है वी आर जस्ट सेइंग कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आप लेते जाएं उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन ये कि यू वांट टू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट जो है वो लेस देन वो प्रोडक्ट का सम जो है इट हैज़ टू बी लेस देन इन्फिनिटी. तो लेस देन इन्फिनिटी के लिए x की वैल्यूज जो हैं वो तो हमें किसी ने प्रोवाइड की हुई हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो वी विल सी के r को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या ये कि व्हाट वी विल बी डूइंग इज के जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन r. अच्छा अब व्हाट इज r एक्चुअली, अभी हमने पीछे जो है वो यहाँ पे हमने ये बनाया था. सो व्हाट इज r?
R is the radius of this, यानी ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, let me color change the color, ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है, this length is actually R. So what we are saying is कि जो मेरा region of convergence होगा उसमें we will put some condition on this radius, not the unit circle radius. Unit circle का एक और purpose है जो कि हमें एक दो lectures के बाद clear हो जाएगा. But the radius of an other circle which is actually defining the z itself, और इस रेडियस पे डिपेंड करते हुए बेस करते हुए वी विल एक्चुअली फाइंड के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो है क्या. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम अभी एग्जांपल की तरफ आते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले वी विल जस्ट गो थ्रू वन मोर कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है. लेकिन जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि हम जितना भी जी ट्रांसफॉर्म के सॉल्यूशंस करेंगे, जी ट्रांसफॉर्म को जितना भी डिस्कस करेंगे, वी विल ऑलवेज नीड two things: the value of x of z itself and region of convergence. Both of them are equally important. अगर वो हमारे पास नहीं होता, region of convergence हम लिखते भी हैं and then we need to plot that also almost all the time. और इसके अलावा जो है वो x of z जो है वो तो आप इस फॉर्मूले से कंप्यूट कर लेते हैं. Okay, next thing जो है we will just talk about one more thing कि जो हमारे पास z of n है, z of n is eigen function of LTI system. ठीक है? ओके, आइगन फंक्शंस क्या होते हैं? एनीवन? या चलें आइगन फंक्शंस पे नहीं जाते. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने आइगन फंक्शन का वर्ड पहले सुना है कि नहीं. आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? वो तो मुझे यकीन है कि किया हुआ है. मैम मेनली जी. मेन एसएनएस में मैम ने थोड़ा सा इसको टच कराया था. ओके, उसमें चलिए यही ठीक. बताया था कि फंक्शन जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल e की पावर जो भी है वो सेम रहेगा, बट उसका जो वैल्यूज है ना विद जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो डिफरेंट हो जाते हैं. हाँ जी. ओके, वेरी वेरी गुड. ठीक है, अच्छी बात है कि आपको ये याद है. तो बेसिकली अगर आप ना थोड़ा सा इसको लीनियर अलजेब्रा के अगर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से करते हैं रिप्रेजेंट, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, हमारे पास ये वाला एक इक्वेशन होती थी a v इक्वल टू लैम्डा v. ठीक है, और इसमें से ये जो है आइगन वेक्टर्स होते हैं एंड दीज आर आइगन वैल्यूज. And what is A? A is a matrix, मगर A matrix actually it can be a system. So in that case what we are saying is कि जब आप आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? आइगन वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स कि जिसको हमने जब सिस्टम में से गुजारा है, मतलब अगर लीनियर अलजेब्रा को आप याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमने सिस्टम A से रिप्रेजेंट हो रहा है, जब हमने इसको सिस्टम में से गुजारा है तो वी आर गेटिंग द सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर. That is the same concept of eigen functions also. Instead of vectors, we have functions here. ठीक है, and then in future maybe जब आप कोई linear algebra का कोई high level का course वगैरह पढ़ेंगे तो you will realize कि basically हम उन functions को as a vector भी represent कर सकते हैं. ठीक है, so the idea is exactly the same. But the point is कि जब हम eigen function अगर कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि when you are passing that function, कोई x of n है and I am saying कि this x of n is an eigen function of this system, जो भी मेरे पास सिस्टम में मौजूद, तो उस केस में the output y of n needs to be x of n multiplied by some scalar. ठीक है, which can be anything, any scalar. So when I am saying कि z of n is an eigen function of LTI system, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास सिस्टम की जगह if I am replacing the system by an LTI system, okay, so replacing the system by an LTI system and input पे मैंने z raised to the power n दिया है, तो my output must be 0 raised to the power n times some constant value. Okay, तो अगर ये चीज़ हमें मिल रही है कि so eigen functions are the functions for which जब आप किसी system, and eigen functions are actually okay, जिस तरह से eigen values are
अटैच और डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम जिसके आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इस ए के ही ये आइगन वैल्यू, अगर एक वी जो है वो एक सिस्टम का आइगन वैल्यू है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो सिर्फ इसी सिस्टम का होगा। मैं कोई बी सिस्टम को कह के ये नहीं कह सकती कि नाउ बी वी विल बी इक्वल टू लैम्डा वी ऑल्सो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल के देयर आर सर्टेन कंडीशन जो कि सेटिस्फाई हैं। बट द पॉइंट इज कि जो आप आइगन वैल्यूज की बात कर, आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं, आइगन वेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द सिस्टम जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ, या जिसको सिस्टम की बजाय आप कहते थे कि आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स है या आइगन वेक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स है। तो इन दिस केस आल्सो जी ऑफ एन आर द आइगन फंक्शंस ऑफ एलटीआई सिस्टम आल्सो। सो इसका मतलब है कि एलटीआई सिस्टम में से अगर आपको गुजारेंगे इसको, तो आपको g of n ही मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन नंबर। और उसको लेट्स एक्चुअली प्रूव दिस थिंग कि कैसे हमें ये मिल रहा होगा। और उसके लिए हम, ये सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर एलटीआई सिस्टम है तो y of n वुड बी इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ h of n with x of n, and our x of n is 0 raised to the power n. So this will be equal to k from minus infinity to infinity, h of k, z of n minus k, n minus k, which is equal to k from minus infinity to infinity, h of k, z minus k, raised to the power z of n, sorry, multiplied by z of n. अब आप देखें, this is x of n and this is actually h of z, क्योंकि अगर आप z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, यही होता है ना कि लिमिट इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, h ऑफ x ऑफ n 0 टू द पावर माइनस n था, यहाँ पे k है तो h ऑफ k 0 टू द पावर माइनस k हो गया। सो दिस इज एक्चुअली, एंड वी नो कि जब हम इस समेशन को ले रहे होते हैं तो वी गेट अ नंबर विच इज अ कांस्टेंट, मतलब स्केलर आपको मिल रहा होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट बट इट इज अ स्केलर, क्योंकि हमें ऐड अप होकर जो है वो नंबर मिल रहा होता है। सो फ्रॉम हेयर वी एक्चुअली प्रूव दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो y of n जो है, दिस कम्स आउट टू बी h of z टाइम्स x of n, और h of z टाइम एक्चुअली 0 to the power n for x of n equal to 0 to the power n. So zn is the eigen function of LTI system, और h of z जो है, अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, ये जो आइगन पेयर की हम बात करते हैं, तो h of z को हम आइगन कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड वी विल सी कि h of z इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप LTI सिस्टम को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास h of z आर आइगन वैल्यूज ऑफ LTI सिस्टम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस, जिसको आप आइगन वेक्टर्स भी सोच सकते हैं, दे आर 0 raised to the power n. ओके, नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स की एग्जाम्पल। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल 3.1.1 है, जिसके मैंने कुछ पार्ट्स किए हुए हैं, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद जाके जो है वो देख लीजिएगा। सो सबसे पहला जो है, आई हैव x1 of n equal to 1 2 5 7 0 and 1 है, and n is 0 at this point, ठीक है। we want to actually compute x1 of z. okay, let's do it together. फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n from minus infinity to infinity x of n 0 to the power minus n. अब मुझे बताइए समेशन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, हाउ वुड दे चेंज। ये जो x1 of n अगर मैं आपको प्लॉट करने को, जी जी बोलें। 0 to 5. 0 to 5. Okay, for those people जो कि who never talk and I am not sure कि आप लोग होते भी हैं यहाँ पे कि नहीं होते, या आपको कितना समझ में आ रहा होता है। If I plot x of n, so it will be equal to 0 पे 1 है,
1 पे 2 है, 2 पे 5 है, 3 पे 7 है, सॉरी मैंने ऊपर बनाया तो आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। 1 2 3 4 पे 0 है एंड 5 पे 1 है, ठीक है, एंड देन बियॉन्ड दैट इट इज़ 0 एक्चुअली। सो दिस इज एक्स ऑफ एन। सो इसका मतलब है कि नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेकर 5 तक हैं। सो वी विल हैव दिस थिंग, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ओपन दिस समेशन। तो जब मैं इस समेशन को ओपन करती हूँ तो आई हैव, okay, so when I open this thing I have x of 0, 0 to the power minus 0 plus x of 1, 0 to the power minus 1 plus x of 2, x3, z minus 3 plus x4, 0 to the power minus 4. अब कौन मुझे बताएगा कि what will it become? मैं x of 0 की जगह क्या लिखूं? What is x of 0? 1 है, ठीक है, और 0 to power minus 0 भी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक है। x of 1 we can see कि it is 2, so this will be 2z inverse plus 5 z minus 2 plus 7 z minus 3 plus z minus 5, क्योंकि 4 वाला जो है वो 0 है। So this is actually the magnitude of value of x of z. What will be ROC? Okay, what will be ROC? खुद सोचें। अब हम क्या है, हमें क्या पता है कि ROC के लिए x of z needs to be less than infinity, ठीक है। एक अच्छा मैं यूनिट सर्कल भी बना लेती हूँ एंड देन ये सारी चीज़ें तो मैंने करनी ही करनी है, ठीक है। सो नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज कि अब इसमें z की कौन से वैल्यू के लिए यू कैन सी के इट विल गो टू इन्फिनिटी? बहुत ऑब्वियस है, नजर आ रहा है हमें। जीरो z में को मैं 0 के लिए, ठीक है, बिकॉज वी कैन सी के मेरे पास जो है वो सारी की सारी टर्म में z की नेगेटिव अगर हैं तो वो डिवाइडेड बाय z या z की पावर हो जाएंगी। जब वो डिवाइडेड बाय हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि 2 ओवर z हो जाएगा, 5 ओवर z स्क्वायर एंड सो। तो अगर मेरा z इक्वल टू 0 हो जाता है तो that case it will not converge. So what I will write here is कि ROC is entire z plane except z equal to 0, ठीक है। और अगर आपको प्लॉट करने को कहा जाता है तो यू विल एक्चुअली नॉर्मली आपको प्लॉट भी करना होता है तो यू विल जस्ट मेक दीज लाइंस ऑल ओवर जस्ट एंड देन यू विल जस्ट मेंशन के z equal to 0 not included in ROC, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदरवाइज इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करके जो है नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बट व्हाट वी हैव सीन इज के हमने सिर्फ एक्स ऑफ जी निकाला है और उसके साथ ROC को भी हमने प्लॉट किया। अच्छा, अब थोड़ा सा जो ट्वीक करना है उसमें क्या है, आई एम एक्चुअली गिविंग यू द सेम एग्जाम्पल। अब आप लोग करेंगे, अगर हमारे पास टाइम होता ना तो मैं इसको एज अ क्विज आपका ले लेती पॉपअप, लेकिन वी डोंट हैव टाइम। और ओके चलें, दिस इज 0। अब जल्दी से मुझे x2 ऑफ z प्लॉट बताइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। x ऑफ z बताएं और ROC बताएं। जी आई हैव 12 10 12 12 पे जो है मैं आपसे पूछूंगी।
और 2 मिनट से पहले अगर किसी को हो जाता है तो यू आर मोर देन वेलकम टू टेल मी। कोई भी नहीं? मैम जी की एनी पावर वॉलंटियर्स? जी बोले। मैम जी की पावर 5 ओके प्लस 2 जी की पावर 4 प्लस ओके 5 जी की पावर 3 प्लस ओके 7 जी की पावर 2 एंड प्लस 1। ओके, एवरीवन गेटिंग द सेम थिंग? देखिए इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट नाउ, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि अगर ये n इक्वल टू 0 पर है तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास समेशन थी इट वुड बी फ्रॉम n -5 टू 0 x ऑफ n 0 टू द पावर -n। तो क्योंकि -5 है इस वजह से ये पावर्स जो हैं -5 अगर मैं n को रखती हूँ तो माइनस ऑफ -5 बिकम +5 एंड सो वेरी गुड। अच्छा, सो व्हाट इज ROC? मैम आप रीजन ऑफ इंडिया कन्वर्जेंस कहीं भी नहीं होगा। थोड़ा जोर से बोलें। हाँ जी। और जी एंटायर Z plane except infinity। okay, very good. Z equal to infinity. Okay. uh okay, let's मैम ये actually बात समझ नहीं आई। जी ये नहीं समझ आया। Infinity। ओके देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इन्फिनिटी पे कब जा रहा होगा? अगर आपके पास ओनली वैल्यू, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो अगर ये मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कर रही हूँ और पावर्स आ रही हैं z की, तो अगर मैं z को इन्फिनिटी रखती हूँ तो इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 5, इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 4, दे विल एक्चुअली, जब इन्फिनिटी 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 को आप ऐड करते चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी। एंड वी नो कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो वैल्यूज होंगी जिसके लिए दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, इट इज नॉट गोइंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ z इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए, इसके अलावा मैं इन्फिनिटी से कम जो भी वैल्यू रखूँ, बेशक मिलियन हो, बिलियन हो, जो कुछ भी हो, जब मैं उनकी पावर्स लेके एड अप करूंगी इट विल कम आउट टू बी समथिंग व्हिच इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी अनलेस एंड अनटिल मैं z को इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेती हूँ। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके अच्छा, अगर फर्ज करें कि इसी को मैं थोड़ा सा और ट्वीक करती हूँ, लेट्स नॉट गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसी जगह पर जो है लेट्स एक्चुअली मूव दिस n इक्वल टू 0 समवेयर हियर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ओके नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? ओके, और लेट मी जस्ट राइट, ये बहुत ही कंजस्टेड बन जाएगा। ओके सो x3 ऑफ n जो है इसको हम ले लेते हैं 1 2 5 7 0 1 और सो व्हाट विल बी x3 ऑफ z? अब आप देखें, यू जस्ट नीड टू, n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? n अगर ये 0 है तो इसका मतलब -1 -2 है, 1 2 एंड 3 तक जा रहा है। सो n इज गोइंग फ्रॉम -2 to 3, x ऑफ n 0 to the power -n। x ऑफ n की वैल्यू जो है x ऑफ -2 जो है दैट इज 1 एंड 0 to the power माइनस ऑफ -2 स्क्वायर हो जाएगा, देन 2z प्लस 5 प्लस 7 z raised to the power -1 प्लस z raised to the power -3, क्योंकि जो z raised to the power -2 वाली टर्म है वो 0 हो रही है। ठीक है, और इस केस में व्हाट विल बी ROC? Ma'am, entire plane except 0 and infinity. जी, entire z plane except, अब देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे कि अगर z 0 में रखती हूँ तो ये टर्म्स इन्फिनिटी पे ले जाएंगी इस एक्सप्रेशन को, बिकॉज ये 0 z से डिवाइड हो रही हैं। अगर z इन्फिनिटी रखती हूँ तो ये टर्म्स ले जाएंगी इन्फिनिटी के ऊपर। सो इसका मतलब है कि सिर्फ इन दो वैल्यूज ऑफ z के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज के लिए आपके पास x ऑफ z विल कन्वर्ज। सो व्हाट वी विल से कि ROC इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, जिसकी भी आप बात करते हैं कि वो इनफाइनाइट वैल्यू पे आपको ले जाती है। अच्छा, व्हाट अबाउट
if I put z x of n equal to delta n only, what will be x of z now? क्या हो जाएगा? Very simple. One में One. And what about ROC? मैम इंटायर प्लेन ही हो Entire जाएगा z plane. ठीक है, no matter मैं z की कोई भी वैल्यू लूं, it can never go to infinity because of the reason कि हमने z की वैल्यू जो है वो x of z जो है वो तो 1 है ना. no matter मैं n को 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, जो कुछ भी करूं, तो इसका मतलब है कि इस केस में जो है वो it is entire z plane. Okay, from these examples, जी बोलें. जो पहला एग्जांपल था उसमें ROC एंटायर प्लेन था एक्सेप्ट z equal to 0 and infinity. जी, ये जो ऊपर वाली है एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए आपने z की वो वैल्यू नहीं शामिल करनी ROC में जिस वैल्यू पे x of z इंफिनिटी पे चला जाता है. यस मैम समझ आ गए. ठीक है, आ गई. ओके, दैट्स गुड. अच्छा, सो इन सारे एग्जाम्पल से व्हाट वी कंक्लूड इज कि अगर हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है, जो इस तरह के यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने जितने भी सीक्वेंसेस यहाँ पे लिए हैं वो फाइनाइट थे, या तो राइट साइडेड थे, मतलब 0 से स्टार्ट होके आगे जा रहे थे, लेफ्ट साइडेड से एंड हो रहे थे 0 पे, या 2 साइडेड थे. ठीक है, कि 0 बीच में कहीं पे आ रहा था n equal to 0. लेकिन इन ऑल ऑफ दोज केसेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि आपका फाइनाइट लाइट सीक्वेंस में your ROC is always entire z plane except z equal to 0 or infinity or both of them, based upon कि अगर हमने देखा था कि हमारे पास राइट साइड सीक्वेंस था, if the sequence was starting from n equal to 0, तो उस केस में हमारा जो z ट्रांसफॉर्म था, हमने कहाँ पे ये एग्जांपल की हुई है. ठीक है, दैट वाज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0. राइट साइडेड सीक्वेंस का क्या मतलब है? n इक्वल टू 0 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है ना. यहाँ पे मैंने प्लॉट भी किया हुआ है. ठीक है, कि हम इसको राइट साइडेड कहते हैं, जिसको कॉजल का वर्ड भी आप कर सकते हैं. हालांकि कॉजल को सीक्वेंसेस के लिए नॉर्मली नहीं जो है अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अबाउट द सिस्टम, जो कि कॉजैलिटी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है. लेकिन द थिंग इज कि वी एक्चुअली टॉक अबाउट स्टेबल या कॉजल जो है वो सिग्नल्स की भी बात करते हैं, और मतलब उसका ये होता है कि व्हेन वी आर सेइंग कि कॉजल अगर सिस्टम है, सिग्नल है, तो इसका मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट होके और पॉजिटिव n वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव n वैल्यूज़ जो है वो उसकी 0 है. सो अगर कॉजल फाइनाइट सिस्टम है तो जो ROC है दैट इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0. अगर एंटी कॉजल हम इसको कह देते हैं, अब कॉजल के रेफरेंस से हम एंटी कॉजल की बात कर रहे हैं, विच मीन्स के हमारा, हाँ जी, ये वाला जो हमने एग्जांपल की थी ना, ये मैंने इसको हटा तो दिया था, बट वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि एंड हो रहा है 0 के ऊपर, विच मीन्स के बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव n के लिए हैं, और इट इज़ एंडिंग एट n इक्वल टू 0, which is actually finite anti-causal signal. इस केस में ROC is entire z plane except z equal to 0, except z equal to infinity. और अगर हमारे पास finite length का two-sided sequence है, in that case ROC would be again entire z plane except z equal to 0 and infinity. और एंड देन देयर आर सर्टन केसेस, यानी अगर आप इम्पल्स को ले रहे हैं या इवन शिफ्टेड इम्पल्स को ले रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपके पास जो x of z आता है, इट विल कम आउट टू बी a constant value, and then this constant value will it will just say कि आपके पास जो अच्छा, इस केस में actually this is kind of a homework for you कि अगर आपके पास shifted impulse है, ओके, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, वी हैव लास्ट मिनट, तो हम इनफाइनाइट पे नहीं जाते लेकिन फाइनाइट पे जाते हैं, की बात तो कर ही सकते हैं ना. सो हमने ये तो देखा, और इसमें भी सॉ कि x of z is 1 और ROC is entire z plane, बिकॉज कोई भी मैं z की वैल्यू ले लूँ ये डाइवर्ज नहीं करेगा, मतलब इट विल ऑलवेज कन्वर्ज, x of z विल बी लेस देन इंफिनिटी. व्हाट अबाउट दिस? इसके लिए क्या हो रहा होगा? एक तो मुझे x of z बताएं क्या होगा, और ROC क्या होगा. मैम उसी की पार की हो जाएगी.
ठीक है, इसका ये जो हो जाएगा x ऑफ z जो है वो 0 टू द पावर k हो जाएगा, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि आई एम सेइंग कि किसी k के ऊपर ये डेल्टा हमने रखा हुआ है, एंड ROC विल डिपेंड कि k पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अब इसमें देखें, अगर फर्स्ट करें आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आई आस्क यू कि जी ये डेल्टा ऑफ n माइनस k है, इसका मुझे x ऑफ z भी बताएं और ROC भी बताएं, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल नीड टू डिफाइन कि this is actually equal to 0 to the power k and ROC is entire z plane except z equal to 0 or infinity based upon के k की वैल्यू क्या है। For example, if k is less than 0, ठीक है, आप फिर मुझे दोनों सिनेरियो बताएंगे, अनलेस एंड अनटिल कि मैंने खुद बता दिया कि k ग्रेटर देन 0 की बात कर रही हूँ या लेस देन 0 की। अगर k लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये इट विल बी समथिंग नेगेटिव, इट मीन्स कि ROC में z इक्वल टू 0 को शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इट विल बिकम अ सीक्वेंस दैट इज अ कॉजल सीक्वेंस। ठीक है, और अदर हैंड अगर आपके पास k ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये पॉजिटिव ही रहेगा, एंड देन इन दैट केस यू विल से कि ROC में z इक्वल टू इन्फिनिटी को शामिल नहीं होना चाहिए। एंड देन बट द थिंग इज कि जब भी आपके पास फाइनाइट लाइन सीक्वेंस होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑलवेज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट सर्टेन वैल्यूज ऑफ z विच इज ऑलवेज z इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी बेस्ड अपॉन के किस डायरेक्शन का हमने z एक्चुअल सीक्वेंस लिया हुआ है। ओके, चले वी विल स्टॉप हियर नाउ। कल जो है वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ what happens if we have infinite length sequences, और उसके बाद जो है हम देखेंगे if we have time we will talk about certain properties of Z transform also. Okay, let me